जो कल की सीरीज थी उसमें हमने 31 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। ठीक है, 31 क्वेश्चंस के आंसर के बारे में तो हमने क्या किया था, डिस्कशन किया था। लेकिन 32वां जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 32 जो था वो आपके लिए होमवर्क था। पूछा था निम्न में से किस उम्र समूह के बच्चों के लिए अनुच्छेद 21 और यह व्यवस्था करता है कि राज्य मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। ठीक है, अनुच्छेद 21 और क्या करता है, यह व्यवस्था करता है जो राज्य क्या करेगा कि जो बच्चे हैं, अब कितने एज के बच्चे हैं वो मुझे आप आंसर में बताएंगे। ठीक है, उनके लिए क्या है, मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा है। ऑप्शन ए है उम्र समूह 3 से 14 वर्ष के लिए। ऑप्शन बी था उम्र समूह 4 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए। उम्र समूह 5 से 15 वर्ष के बच्चों के लिए और उम्र समूह 6 से 14 वर्षों के लिए। ठीक है, जो आर्टिकल क्या है 21A है, उसमें राज्य ने व्यवस्था की है। राज्य क्या करेगा कि मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। किन्हें करेगा, उनके लिए क्या क्राइटेरिया होगी, कितने साल से कितने साल के बच्चे होंगे, तो ऑप्शन आपको बताना। तो ऑप्शन डी आपका क्या था, राइट आंसर था। जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं उनके लिए राज्य क्या करेगा, मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। आर्टिकल 21 और में यह वर्णित है। तो आइए आज हम इससे आगे चर्चा परिचर्चा करने वाले हैं। क्वेश्चन कितने 30 करेंगे, VIMP हैं और पूछे हुए प्रश्न हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है आपके लिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में बौद्धिक संपदा का अधिकार पारित किया गया था। पूछा हुआ प्रश्न है, पूछ रहा है कि भारत में बौद्धिक संपदा का अधिकार पारित किया गया था। ऑप्शन 4 है 2006, 2010, 2012 और 2016। तो बौद्धिक संपदा का अधिकार पूछेगा तो किसके साथ जाओगे, बताओ फटाफट मुझे। व्हाट बी द शुड राइट आंसर, फटाफट बताइए मुझे किसके साथ जाओगे। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2016 में क्या हुआ था, बौद्धिक संपदा का अधिकार पारित किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से किस वर्ष भारत में 73वें एवं 74वें संशोधन अधिनियम लागू किए गए थे। ठीक है, 2 संशोधन, एक तो 73वां हो गया, एक 74वां हो गया। तो किस वर्ष लागू किया गया था, फटाफट बताइए। तो किस वर्ष से, ऑप्शन बी राइट आंसर होना था। 1992 में क्या 73वां और 74वां संविधान संशोधन क्या किया गया था, लागू किया गया था। और 73वें में क्या जोड़ा गया था, इसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ठीक है, 73वां संविधान में क्या 9वीं अनुसूची, याद रखना 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी इसमें। और इसके अंतर्गत क्या रखा गया था, तो इसके अंतर्गत क्या रखा गया था, पंचायतों के 29 विषय जोड़े गए थे। ठीक है, जो पंचायत हैं उनके 29 विषय को क्या 9वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया था। इतना आपके लिए क्या होगा, इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 था आपके लिए, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान, ठीक है, क्या बोलते हैं, NIRD व PR निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है। ठीक है, जो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान है तो कहाँ स्थित है, नई दिल्ली, लखनऊ, जयपुर या हैदराबाद। तो 4 ऑप्शन से आपको बताना है कि जो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान है तो ये कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन डी, ये कहाँ पे, हैदराबाद आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 है आपके लिए, भारतीय संविधान के निम्न में से किस भाग में त्रिस्तरीय पंचायतों की स्थापना के प्रावधान है। ठीक है, जो 3 स्तर कौन कौन से हैं, ग्राम स्तर हो गया, बताओ, दूसरा पंचायत और जिला। ठीक है, 3 स्तरों के बारे में किस में कौन से भाग में प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, 4 ऑप्शन है, तो भाग कौन सा है फटाफट बताओ मुझे। तो क्या हो जाएगा, भाग 9वीं आपका राइट आंसर था। ठीक है, ऑप्शन सी आपका क्या था, राइट आंसर था। भाग 9वीं में क्या है, त्रिस्तरीय पंचायतों के बारे में क्या है, प्रावधान की व्यवस्था की गई है। ठीक है, त्रिस्तरीय पंचायतों की व्यवस्था किसमें, भाग 9 में की गई है। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपके लिए, पूछ रहा है निम्न में से किस दिन राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ठीक है, पंचायती राज दिवस इंपॉर्टेंट है, कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए 24 अप्रैल, ऑप्शन बी है 24 मई, ऑप्शन सी है 26 नवंबर, ऑप्शन डी है 26 दिसंबर। तो बता, पूछेगा अगर तुम्हें, क्या पूछेगा, पूछ लेगा कि किस दिन क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है फटाफट बताएंगे मुझे, 24 अप्रैल। ठीक है, 24 अप्रैल। कब हुआ ये संशोधन, बताओ, 73वां संशोधन हुआ था, कब हुआ था,
74वां संशोधन 1992 में। ठीक है, याद रखना कब मनाया जाता है, 24 अप्रैल आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है आपके लिए, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार मिशन का अब पुनर्नामित नाम क्या किया गया। ठीक है, जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार मिशन था इसका नाम बदल दिया गया है, तो अब इसका नया नाम क्या है, तो दीनदयाल अंत्योदय योजना रख दिया गया। इसका नाम क्या रख दिया गया, दीनदयाल अंत्योदय योजना। किसका नाम बदला गया है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार मिशन का नाम रख के क्या, दीनदयाल अंत्योदय योजना इसका नाम अब कर दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन 39 है आपके लिए, निर्धनता रेखा को मापने का कैलोरी। ठीक है, निर्धनता किस में मापते हैं, कैलोरी में मापते हैं। तो कैलोरी मापदंड किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो किसके द्वारा निर्धनता को मापने के लिए जो कैलोरी मापदंड होता है ये किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो किसके द्वारा प्रस्तुत किया था, फटाफट ऑप्शन बताएंगे मुझे। तो किसने प्रस्तुत किया था, ये योजना आयोग ने प्रस्तुत किया था, योजना आयोग। ठीक है, अब योजना आयोग नहीं रहा, योजना आयोग को 13 अगस्त 2014 को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, इसे 13 अगस्त 2014 को इसे समाप्त कर दिया और इसके स्थान पर 1 जनवरी 2015 को क्या लाया गया, नीति आयोग लाया गया। ठीक है, इसका नया नाम आ गया नीति आयोग और इसमें परिवर्तन कर दिए गए हैं। योजना आयोग जो क्या करता था, पंचवर्षीय योजनाओं को बल देता था। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, मैंने बताया था कब हुई थी इससे पहले वीडियो में। तो योजना आयोग की स्थापना हुई थी 15 मार्च 1950 को हुई थी। ठीक है, 1950 को योजना आयोग की स्थापना होती है जो शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी, कृषि पे बल देता था। और योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, देखो योजना आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री, तो प्रथम प्रधानमंत्री हो जाएंगे तो कौन थे, जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। अगर अभी के संदर्भ में देखें तो श्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हो जाएंगे। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। अब योजना आयोग समाप्त कर दिया गया कब, 13 अगस्त 2014 को और 1 जनवरी 2015 से आपका क्या आ गया, नीति आयोग आ गया है। अगर पूछेगा वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ कौन है तो बताओ मुझे, आर सुब्रमण्यम। ठीक है, आर सुब्रमण्यम इसके क्या है, सीईओ है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके लिए 40, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी मुद्रा संबंधित है। तो किससे संबंधित है, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रिफाइनरी एजेंसी किससे संबंधित है, तो गैर कृषि लघु सूक्ष्म उपक्रम से संबंधित है। क्या आपका जो रिफाइनेंस एजेंसी मुद्रा संबंधित है, किससे, गैर कृषि लघु सूक्ष्म उपक्रम से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 41 है आपके लिए, मेक इन इंडिया का कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था, तो क्या था इसका उद्देश्य, इजी है, तो विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा एवं आयातों को क्या करना था, कम करना था। मेक इंडिया ने क्या किया, जो विनिर्माण का क्षेत्र है इसमें क्या करना, इसको बढ़ावा देना और जो आयात है इसको क्या करना, कम करना। क्वेश्चन नंबर 42 है आपके लिए, देखो पुनर्निर्मित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम। ठीक है, 1955 को अब निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, देखो जो क्या था, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम था, इसको अब किस नाम से जाना जाता है, ऑप्शन 4 है आपके पास, तो किस नाम से जाना जाता है इसे, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के नाम से इसे जाना जाता है। अगर पूछेगा कि अस्पृश्यता का किस अनुच्छेद में है अस्पृश्यता के बारे में, तो अनुच्छेद 17 आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 17 में इसके बारे में क्या है, चर्चा परिचर्चा है। इसका अब नाम बदल दिया गया, तो इसका नाम क्या हो गया है, नागरिक अधिनियम संरक्षण 1955 इसका क्या है नाम है। ठीक है, GNP। ठीक है, GNP तथा GDP क्या है मुझे बताओ। ठीक है, GNP एंड GDP तो आपको पता है क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद। और GNP क्या है बताओ मुझे, ग्रॉस नेट प्रोडक्ट। बताओ तो इनमें क्या बोल रहा है, इनके अंतर को क्या कहते हैं, 43 इनके अंतर को क्या कहते हैं बताओ मुझे, GNP और GDP के अंतर को क्या कहते हैं। इकोनॉमिक्स का सवाल पूछा था आपसे, आयोग ने पूछा था इकोनॉमिक्स का, तो क्या बोलते हैं, जो विदेशों से क्या है शुद्ध प्राप्त आय है उसे क्या बोलते हैं, उस किससे बोलते हैं, देखो विदेशों से शुद्ध प्राप्त आय को ही क्या बोलते हैं, GNP और GDP के अंतर को क्या कहते हैं, विदेशों से शुद्ध प्राप्त आय को क्या बोलते हैं, GDP और GDP के अंतर को बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 है, भारत सरकार द्वारा नमामि गंगे, ठीक है, समन्वित संरक्षण मिशन कार्यक्रम किस वर्ष स्वीकृत किया गया था। ठीक है, तो किस वर्ष किया गया था, फटाफट आंसर देंगे तो जून 2014 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके लिए, भारत में निम्नलिखित फसल युग्मों में से कौन सा एक सर्वाधिक
पानी की खपत वाली फसल है जो भूजल पर अत्यधिक निर्भर करती है। ठीक है, भारत में कौन सा वह फसल है जो सर्वाधिक जिसमें पानी की खपत है। ठीक है, ज़्यादा पानी मांगता है, बोलता है कि मुझे ज़्यादा पानी दो, मैं तभी क्या करूँगा, उगूंगा, तभी मैं क्या करूँगा, बड़ा होऊंगा। तो कौन सी फसल है, फटाफट आंसर बताएंगे मुझे। तो कौन सी फसल है, तो पता है चावल और गन्ना। ठीक है, चावल में और गन्ना में क्या होता है, इनमें अधिक पानी लगता है। ठीक है, अधिक पानी की खपत वाली फसल है चावल और गन्ना। बांज जिसे ओक, ठीक है, ओक भी कहते हैं, एवं क्या बोलते हैं, चेस्टनट, निम्न में से किस वनस्पति कटिबंध की प्रमुख प्रजाति है। तो बताना है जो ओक है वो किस वनस्पति कटिबंध की प्रमुख प्रजाति है। 46 का आंसर करेंगे। तो हिमालयी आर्द्र पर्वतीय वन की क्या है, ये एक प्रजाति है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 47, निम्न में से कौन सी भारत की एक नकदी फसल है। नकदी फसल पूछ रहा है, तो बता दो नकदी फसल क्या है, फटाफट बताएंगे मुझे। तो गेहूं नकदी फसल है। ठीक है, गेहूं क्या है, नकदी फसल है। और ये देखो गन्ना हो गया, कपास हो गया, जूट हो गया, ये क्या आ गई, वाणिज्यिक फसल आ गई। ठीक है, और गेहूं क्या हो जाएगा आपका, नकदी फसल आपका राइट आंसर हो जाएगा। काली कपासी मिट्टी व्यापक रूप से मिलता है, तो पता है आपका ये, अगर मैप आपको मैप बनाना आता है तो ये जो गुजरात महाराष्ट्र वाली एरिया है, ये वाला आएगा, ये क्या है आपका काली मृदा के रूप से क्या है, व्यापक क्षेत्र है। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। काली कपासी मिट्टी पूछेगा तो कहाँ, महाराष्ट्र वाली एरिया आपकी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 49 भी इंपॉर्टेंट है। चंबल नदी निम्न में से किसकी सहायक नदी है। बेतवा, सिंधु, यमुना या गंगा, किसकी सहायक नदी है चंबल, फटाफट बताओ। तो यमुना की क्या है, ये सहायक नदी है। चंबल हो गया, केन हो गया, बेतवा हो गया, सोन हो गया। ठीक है, ये मैंने आपको पहले एक वीडियो बताई थी, पूरे मैप के अनुसार सिखाया हुआ था। ठीक है, कि गंगा में कौन सी नदी दाएं तरफ से मिलती है, कौन सी बाएं तरफ से मिलती है। तो ठीक है, तो पूछा चंबल नदी निम्न में से किसकी सहायक नदी है, तो यमुना की सहायक नदी है। ठीक है, और मुझे कमेंट में बताएंगे कि यमुना कहाँ से निकलती है। ठीक है, उद्गम स्थान आप बताओगे मुझे यमुना का। ठीक है, सिंगरौली कोयले की खान निम्न में से किस प्रदेश में स्थित है। सिंगरौली इंपोर्टेंट है, 50 आपके लिए पूछ रहा है। सिंगरौली कोयले की खान, ठीक है, कोयले की खान की नाम है सिंगरौली, तो ये कहाँ पे है, तो एमपी मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, देखो निम्न में से किसे सहाद्री हिल्स भी कहा जाता है, इंपोर्टेंट है, 51 आपके लिए। सहाद्री हिल्स किसे कहा जाता है, मैंने बताया था पहले, किसे, पश्चिमी घाट को। ठीक है, वेस्टर्न एरिया को क्या बोलते हैं, सहाद्री हिल्स बोलते हैं, पश्चिमी घाट को। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्न राज्यों में किसकी साक्षरता दर 90% से अधिक थी। किसकी थी, त्रिपुरा की थी, गोवा की थी, मिजोरम की थी या तमिलनाडु की थी। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार पूछ रहा है, तो किसकी थी, फटाफट बताओगे मुझे। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार किसकी साक्षरता दर 90% से अधिक थी, तो मिजोरम आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 53 है, बहुत बार पूछा गया है। निम्नलिखित देशों में किसकी सर्वाधिक सीमा भारत के साथ साझा होती है। तो आपको मैंने ट्रिकी में बताया था कि मेरे बचपन में क्या, एमबीए करने का सपना। ठीक है, बचपन में क्या, एमबीए करने का सपना, ये भारत के क्या है, पड़ोसी देश हैं। तो सर्वाधिक सीमा साझा कौन करती है, बांग्लादेश करती है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो कितना करती है, फटाफट बताएंगे मुझे, कितना सीमा साझा करती है बांग्लादेश। तो कितना अगर पूछेगा तो भारत बांग्लादेश के साथ कितना, 2216 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करती है। ठीक है, उसी के साथ साथ अगर बात करूं तो देखो चीन, पाकिस्तान, नेपाल, ये भी क्या है, मेरा बचपन में एमबीए करने का सपना, ये ट्रिक है याद करने का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 है, वर्ष 1991 में गठित कर सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे। 54 का बताएंगे, इंपोर्टेंट है। तो आर.जे. चलैया आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 1991 में गठित एक कर सुधार समिति थी, उसके अध्यक्ष कौन थे, आर.जे. चलैया। पूछेगा कर समिति कब गठित की गई, तो कब की गई, 1991 में। उसके पहले अध्यक्ष कौन थे, आर.जे. चलैया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 आपके लिए इंपोर्टेंट है। कर्क रेखा निम्न राज्यों से होकर गुजरती है, इनमें से वो किससे होकर नहीं गुजरती है। ठीक है, नहीं पूछ रहा है। ठीक है, कर्क रेखा निम्न राज्यों में से किससे होकर नहीं गुजरती है, क्वेश्चन पढ़ लेना है, नहीं पूछ रहा है। ठीक है, झारखंड, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा और मणिपुर आपके 4 ऑप्शन है, फटाफट बताएंगे। इजी है, बहुत बार पूछा गया है कि कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, कहाँ से नहीं गुजरती है। ठीक है, 4 ऑप्शन से एक आपको बताना है। वर्ड बी द शुड राइट आंसर। बताएंगे फटाफट मुझे। तो देखो मैं आपको ट्रिक बताता हूँ
कि मित्र पर गमछा झाड़। ठीक है, ये क्या है, याद करने का ट्रिक है। मित्र पर गमछा झाड़, मित्र पर गमछा झाड़। ठीक है, मित्र पर गमछा झाड़। तो बताना है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। तो देखो, झारखंड ऑप्शन में है, छत्तीसगढ़ ऑप्शन में है, त्रिपुरा ऑप्शन में है, लेकिन ये मणिपुर से नहीं गुजरती है। ठीक है, मित्र पर गमछा झाड़ कितने 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात हो गया पहला, दूसरा राजस्थान हो गया, तीसरा मध्य प्रदेश हो गया, चौथा छत्तीसगढ़ हो गया, पांचवा झारखंड हो गया, छठा पश्चिम बंगाल होगा, सातवां त्रिपुरा हो गया, आठवां क्या हो गया आपका, बताओ मुझे, मिजोरम हो गया। ठीक है, कर्क रेखा क्या है, एक काल्पनिक रेखा है जो 23.5 डिग्री के कोण पर है। ठीक है, देखो कर्क रेखा माही नदी को कितनी बार काटती है, तो 2 बार माही नदी को काटती है कर्क रेखा। ठीक है, इंपोर्टेंट है, कर्क रेखा माही नदी को कितनी बार काटती है, तो 2 बार काटती है। ठीक है, कर्क रेखा के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, इससे कौन कौन से देश लगे हुए हैं, तो याद रखना गर्भा करके ट्रिक है, GURBA। ठीक है, गर्भा से क्या हो जाएगा, जी से क्या हो जाएगा गुजरात, यू से क्या हो जाएगा उज्जैन हो जाएगा, आर से क्या हो जाएगा राजस्थान हो गया। ठीक है, और बी से क्या हो जाएगा भोपाल हो जाएगा, ए से क्या होगा अगरतला हो जाएगा। तो इससे क्या है, ये देश लगे हुए हैं। ठीक है, और ये 8 राज्यों से होकर क्या होती है, गुजरती है। ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 56 है आपके लिए, भारत के उत्तरी विशाल मैदान का बांगर है। तो बताना है भारत का जो उत्तरी मैदान है, ठीक है, विशाल मैदान है, वो बांगर है। तो वो बांगर क्या है, फटाफट आंसर देंगे मुझे। पूछ रहा है भारत के उत्तरी विशाल मैदान का बांगर है, तो क्या है बांगर, फटाफट बताओ मुझे क्या है वो बांगर। तो या इजी है, जो पुरानी जलोढ़ मृदा से निर्मित है। ठीक है, जो भारत का उत्तरी विशाल मैदान है ये क्या है, उसे क्या बोलते हैं, पुरानी जलोढ़ मृदा से निर्मित है। तो पुरानी जलोढ़ मृदा को क्या बोलते हैं, बांगर बोलते हैं, और नए को क्या बोलते हैं, खादर बोलते हैं। ठीक है, जो नई मृदा होगी उसे खादर बोलेंगे, और जो पुरानी है उसे क्या बोलेंगे, बांगर बोलेंगे। ठीक है, निम्न में से सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सी है, तो सबसे बड़ा नदी बेसिन पूछ रहा है, तो कौन सी है यहाँ पे आपको बताना है, नदी बेसिन महानदी है। विश्व की सबसे बड़ा नदी बेसिन पूछे गया तो क्या कौन सी हो जाएगी, अमेजोन हो जाएगी। कौन सी, अमेजोन हो जाएगी। तो ऑप्शन में आपका क्या है, महानदी है। निम्न में से सबसे बड़ा नदी बेसिन किसकी बनाती है, तो ये बनाती है हमारी महानदी, आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछा हुआ है, इंपोर्टेंट है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में AW प्रदर्शित करता है, बहुत ही इंपोर्टेंट है। कोपेन ने क्या दिया था, जलवायु का वर्गीकरण क्या था, और उसके जलवायु वर्गीकरण में AW क्या प्रदर्शित करता है, बताओ फटाफट, AW क्या प्रदर्शित करता है। तो जो उष्ण कटिबंधीय सवानी तुल्य क्षेत्र है उसे क्या करता है, इसे हम AW से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, AW, ये M हो गया, सॉरी, AW से क्या करते हैं हम, जो उष्ण कटिबंधीय सवाना तुल्य है उसे AW से प्रदर्शित करते हैं। किसका ये वर्गीकरण है, कोपेन का ये वर्गीकरण है। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट है 59 आपके लिए, निम्न में से किस वर्ष भारत की प्रथम जनगणना की गई थी, फटाफट बताएंगे, इजी है, बहुत बार पूछा गया है। भारत की प्रथम जनगणना कब की गई थी और किस शासनकाल में की गई थी, फटाफट बताएंगे मुझे कि निम्न में से किस वर्ष भारत की प्रथम जनगणना की गई थी। तो प्रथम जनगणना हुई थी कब, 1872 में हुई थी। ठीक है, उस समय कौन थे गवर्नर, लॉर्ड मेयो थे। लॉर्ड मेयो क्या थे, गवर्नर थे मेयो। और बताओ मुझे कि कब से प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल में जनगणना होने लगी, तो 1881। ठीक है, 1881 से क्या 10 वर्ष के अंतराल में जनगणना होने लगी। उस समय गवर्नर कौन थे, रिपन थे। अगर पूछे प्रथम जनगणना कब हुई, 1872 में हुई। गवर्नर कौन थे, लॉर्ड मेयो थी। प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल में से कब से प्रारंभ हुआ, तो 1881। उस समय कौन थे, गवर्नर रिपन थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके लिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में किसमें अनुसूचित जनजाति की संख्या का सर्वाधिक प्रतिशत है, फटाफट आंसर देंगे मुझे। तो ऑप्शन क्या था, डी आपका राइट आंसर होना था, छत्तीसगढ़ आपका राइट आंसर था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61 है, भारत का दक्षिणतम बिंदु पूछ रहा है, तो बहुत ही ईजी है, दक्षिणतम बिंदु क्या है भारत का, 61 लगाएंगे तो इंदिरा पॉइंट क्या है इसका, दक्षिणतम पॉइंट है। ठीक है, अगर उत्तरी पॉइंट पूछे तो क्या है, इंदिरा कॉल है। ठीक है, अगर आपका पश्चिमी पूछे तो क्या है, बताओ मुझे, पश्चिमी बता दो मुझे, गौरमोता है। अगर पूछे तो मुझसे क्या पूर्वी पूछे तो वो क्या है, बताओ मुझे,
केबुथु, ठीक है, केबुथु है। क्वेश्चन नंबर 62 है, जोजिला दर्रा निम्न में से किस राज्य में स्थित है? जोजिला, ठीक है, कौन सी जोजिला, कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। राजा भोज हवाई अड्डा निम्न में से किस नगर में अवस्थित है? इंपॉर्टेंट है, पूछ रहा है कि राजा भोज हवाई अड्डा कहाँ पे है? राजा भोज हवाई अड्डा तो भोपाल, ठीक है, भोपाल में क्या है? राजा भोज हवाई अड्डा स्थित है। निम्न में से कौन कुपोषण मुक्त भारत से संबंधित है? तो पूछना है कि कौन सा समिति कुपोषण भारत मुक्त से संबंधित है, फटाफट बताएंगे मुझे। तो जो नीति आयोग है ये क्या है? कुपोषण मुक्त भारत से संबंधित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था? ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था? फटाफट बताएंगे। 65 का आंसर बताएंगे। तो कब पारित किया गया था? ये 2013 में पारित किया गया था, भारतीय राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपके लिए 66 है, निम्न में से कौन सी हिमालय की सबसे बड़ी कृषि योग्य घाटी है? हिमालय की कृषि योग्य घाटी पूछ रहा है सबसे बड़ी, तो कौन सी है? कश्मीर है, हिमालय की पूछ रही है तो कश्मीर है, ठीक है। सिंधु तो हिमालय से नीचे आ जाती है, कांगड़ा दून ये नहीं है, तो कश्मीर आपका क्या हो जाएगा? एजुकेटेड गेस लगा सकते थे इन पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके लिए 67 है, उत्तराखंड के निम्न जिलों में से किसमें सेब का सर्वाधिक उत्पादन हो रहा है? ठीक है, सबसे ज़्यादा सेब कहाँ उगता है उत्तराखंड में, बताना है आपको। तो सबसे ज़्यादा सेब कहाँ उगता है? तो उत्तरकाशी में सर्वाधिक सेब का उत्पादन होता है, ठीक है। आज का क्वेश्चन अंतिम है, पूछ रहा है निम्न श्रेणियों में से कौन एक ट्रांस हिमालय श्रेणी में नहीं है, पूछ रहा है, ठीक है। तो होमवर्क है आज का ये, पूछ रहा है कि निम्न श्रेणियों में से कौन एक ट्रांस हिमालय श्रेणी में नहीं आता है, फटाफट बताएंगे मुझे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेंज इज नॉट ए ट्रांस हिमालय रेंज, ठीक है। पीर पंजाल हो गया, जास्कर हो गया, काराकोरम हो गया और आपका क्या हो गया? कैलाश हो गया। तो 4 आंसर है, आप मुझे कमेंट में 68 का आंसर बताएंगे और नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में चर्चा परिचर्चा करेंगे, ट्रिकी वे में बताएंगे, ठीक है। कल जाएंगे पीडीएस लेने, ट्रिकी वे में आपको समझाएंगे इसके बारे में।